Good morning students and my dear friend, today is 12th of June 2023 Monday। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको फाइनेंस और इकोनॉमिक रिलेटेड अपडेट्स भी डेली मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। रिकमेंडेड प्ले स्पीड फॉर दिस video is 1.25x। Thought of the day is always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other। और आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स यानी 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। नाफेड प्लानिंग टू ऑफर टेक आउट लोन। तो इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सीधा सा पर्पस था कि हम नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नाफिड बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकें। ये इंडिया का यंगेस्ट स्टेट बैंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसर है। इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का जो अनाउंसमेंट था वो बजट 2021 में हुआ था। अभी रिसेंटली ये नाफिड जो है वो स्टैब्लिश हुआ है एज अ कॉर्पोरेट बॉडी विद ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपये। तो 1 लाख करोड़ रुपये के ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ नाफिड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इसके 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं, फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। अगर फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव्स में involved to directly or indirectly lend, invest or attract the investment for infrastructure project located entirely or partly in India. And if we talk about the developmental objective, so it basically include facilitating the development of the market of bonds, loans and derivatives, especially for infrastructure financing. तो 2 objectives के साथ इस particular financer को सेटअप किया गया था। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो ये नाफिड है ये बेसिकली कॉमर्शियल लेंडर्स को टाइमली मैनर में एग्जिट करने के लिए कुछ स्पेशल तरीके के टेक आउट लोन्स को ऑफर करने जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात करें इंडिया में या किसी भी कंट्री में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का सबसे जो एक पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मीन्स अप्रॉक्सीमेट 10 से 20 या 30 सालों के बाद जो है इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रिटर्न मिलना शुरू होता है। तो कई बार इस लॉन्ग टर्म नेचर की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अच्छे फाइनेंसर नहीं मिलते, इसीलिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कई सारे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप किए थे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फाइनेंसिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। और उसी कंटेक्स्ट में ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नाफिड का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब यही जो नाफिड है ये एक टेक आउट फाइनेंसिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहा है टू हेल्प टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड अलाउ द टाइमली एग्जिट ऑफ कमर्शियल लेंडर्स। अब इससे क्या होगा? इससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन है, जैसे कमर्शियल लेंडर्स जिन्होंने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग कर दी है या जो कर चुके हैं बट दे एक्चुअली वांट टू एग्जिट, उन्होंने एक टाइम पीरियड के तहत फाइनेंसिंग करी थी ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल लेंडर्स है, अब उन्हें एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए उन्हें पूरे लोन का रीपेमेंट चाहिए। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के होते हैं, वो टाइमली मैनर पर कभी कभी रीपेमेंट लोन का नहीं कर पाते। तो जो टेक आउट फाइनेंसिंग है, ये जो टेक आउट लोन्स है, ये क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे पहले तो लोन का जो रीपेमेंट पीरियड है उसको एक्सटेंड करने के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको रीपेमेंट पीरियड जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरा, जो नए लेंडर्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन को खरीद लेंगे और प्रोजेक्ट को रीफाइनेंस करेंगे। जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल लेंडर्स हैं वो उस लोन को बेच करके टाइमली मैनर में उस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर जाएंगे। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमर्शियल लेंडर्स हैं वो नए लेंडर्स को लोन बेच करके, लोन शिफ्ट करके, अपना पैसा ले करके वो वापस निकल जाएंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। और इससे क्या होगा? इससे कई सारी पार्टीज़ को फ़ायदा होगा। जो कमर्शियल लेंडर्स जिन्होंने पहले लोन दिया था वो भी टाइमली मैनर में उस प्रोजेक्ट से एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास नया लेंडर होगा और उसका जो लोन रीपेमेंट का पीरियड है वो भी एक्सटेंड कर जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए और टाइम मिल जाएगा और रीपेमेंट के लिए भी और टाइम मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो फाइनेंसर होते हैं, कमर्शियल लेंडर्स होते हैं, वो टाइमली मैनर में अपना पैसा वापस चाहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से
डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन कई बार आ जाती है। तो बेसिकली इस टेक आउट लोन्स और टेक आउट फाइनेंसिंग के तहत जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको रीफाइनेंसिंग भी हो जाएगी और जो कमर्शियल लेंडर्स हैं वो टाइमली मैनर में एग्जिट कर जाएंगे एंड दिस विल फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ असेट्स फ्रॉम द बुक ऑफ फाइनेंसिंग बैंक विद इन अ प्री-फिक्स्ड पीरियड टू अवॉइड द असेट लायबिलिटी मिसमैच फॉर कमर्शियल लेंडर्स। और अगर इस मिसमैच की बात करें, एसेट लायबिलिटी मिसमैच भी, तो जो कमर्शियल जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल लेंडर्स हैं, वो जो इनिशियल फंडिंग करते हैं वो 5 से 10 साल तक के पीरियड के लिए फंडिंग करते हैं। जबकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 साल के लोन की ज़रूरत होती है। और इस मिसमैच की वजह से कई बार जो बैंक्स हैं वो एग्जिट करना चाह रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, बट एग्जिट नहीं कर पाते। तो उसी के इंटरव्यू में जो नाफिड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर्स हैं टिपिकली गिव्स 30 ईयर्स लोन एंड विल हेल्प द बैंक टू एग्जिट फंडिंग आफ्टर इनिशियल 5 to 10 ईयर्स। और इसीलिए जो इंस्टीट्यूशन है इज लुकिंग टू सैंक्शन लोन वर्थ ₹4 ट्रिलियन बाय मार्च 2026 ऑन अ बैलेंस शीट ऑफ 2.5 to 3 ट्रिलियन इन अ वेरी सेम पीरियड। तो इससे कई सारे तरह के रिस्क जो इनको स्प्रेड करने में भी हेल्प मिलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आगे आने वाले टाइम में गुड रिटर्न्स ऑफर कर पाएंगे और वो वायबल, फाइनेंशियली वायबल बने रहेंगे, वो डिफॉल्ट की सिचुएशन में नहीं आएंगे। तो दैट इज़ वाई नाफिड इज ऑफरिंग टेक आउट लोन्स प्रोडक्ट फॉर already existing commercial lenders so that they can timely exit from this particular infrastructure project. So this is the amount at which the NAFED is looking at financing the greenfield investment, investing in InvITs and refinancing loan as per its managing director. तो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, बहुत ज़्यादा याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। IRDAI आस्क इंश्योरर टू क्रिएट ABHAIDs फॉर पॉलिसी सीकर्स। तो इंडिया का जो इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी है या इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है कौन सी? IRDAI। आप इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर ने डायरेक्ट किया है जितनी भी इंश्योरर्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं कि वो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा भी जिसको बोलते हैं या ABAH आभा आईडीज जो हैं वो क्रिएट करने के लिए 14 डिजिट की यूनिक आइडेंटिफायर या आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि इशू किया जाता है ऑल सिटीजन्स को फॉर बोथ न्यू इंश्योरेंस सीकर्स एज वेल एज फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडीज इशू करने के लिए बोला है इंश्योरेंस रेगुलेटर्स ने जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको। किसके लिए? जो पॉलिसी सीकर्स हैं और जो ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर्स हैं उन सभी को एक आभा अकाउंट आभा आईडी जो है वो इशू करी जाए। उससे क्या होगा? दिस यूनिक आईडी इनेबल्स द सिटीजन्स टू ऑथेंटिकेट, access and manage their health records digitally, as well as it will facilitate those policy holders to take the advantage, to take the benefits of their policy, as well as it will facilitate the hospitals, doctors and other medical staffs to verify the policy holder and to settle the claim in fast manner. तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में बहुत लंबी क्यूज़ में खड़े होने से भी अवॉइड करेगा पेशेंट को। वो इमीडिएटली अपना जो आभा अकाउंट है उससे अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी एडवांटेज होंगे इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो आईडी है उससे। तो ये जो पूरा आईडी का सेटअप है ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA का जो एक प्रोग्राम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उसके तहत इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक प्रोग्राम है उसके तहत ही आभा आईडी क्रिएट की जा रही है। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन जो है वो आभा आईडीज़ क्रिएट की जा चुकी हैं जो और टारगेट है कि जब अप्रॉक्सीमेटली जितने भी जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन सब के पास एक अपनी यूनिक आभा आईडी हो। और ऐसा नहीं है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उन्होंने पहली बार ये ऐसा कोई डायरेक्टिव दिया है। 2022 से जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये NHA के साथ मिल करके आभा आईडी क्रिएशन को एक्सपीडाइट कर रही है। और कई सारे और भी ऑप्शन जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं जिससे कि आभा आईडी को यूज़ करते हुए जो इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट है, प्रोसेसिंग है, वो भी एक्सेलरेटेड मैनर में करी जा सके। तो डेफिनेटली कई सारे एडवांटेज हैं इस यूनिक आईडी का। दैट इज वाई इंश्योरेंस रेगुलेटर वांट्स द इंश्योरेंस कंपनीज टू क्रिएट द आभा आईडी फॉर एवरी पॉलिसी होल्डर्स और द इंडिविजुअल्स हु आर सीकिंग द पॉलिसी।
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर. BAM Digital to set up second data center in Mumbai. So BAM Digital Realty, that is a joint venture between Digital Realty and Brookfield Infrastructure Finance Partners, is all set to establish second data center campus in Mumbai. तो बेसिकली मुंबई के वेस्टर्न जो सब हब एरिया है वहाँ पर 2.15 एकड़ के प्लॉट में ये जो डेटा सेंटर है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा. 35 से 40 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी जो है वो कैंपस में क्रिएट करी जाएगी. और इससे पहले इसी BAM डिजिटल रियल्टी ने अपना जो फर्स्ट फैसिलिटी थी वो चेन्नई में इस्टेब्लिश करने की बात कही थी विद द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट्स अपॉन अ फुल बिल्ड आउट. अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल. बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है. इन अ फर्स्ट सेंटर टू रिव्यू PLI टू शॉर्ट आउट टीथिंग इशू. सो पैंडेमिक के ड्यूरेशन ने गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम डिफरेंट सेक्टर्स में लॉन्च किया. अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 सेक्टर में ये PLI स्कीम लॉन्च करी गई हैं. तो अब गवर्नमेंट इन PLI स्कीम का रिव्यू और फीडबैक लेने जा रहा है. सो गवर्नमेंट विल होल्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिव्यू एंड सीक फीडबैक टू रिजॉल्व द नंबर ऑफ teething issues, challenging issues that beneficiaries are facing under PLI scheme. जो different सेक्टर में PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी गई थी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, इंडिया के सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए, इंडिया की डिपेंडेंसी जो है अदर कंट्रीज पर उसको रिड्यूस करने के लिए. उसी कंटेक्स्ट में अब गवर्नमेंट जो है उन्हीं सारी PLI स्कीम को रिव्यू करने जा रही है. जो बेनिफिशरीज हैं उनसे फीडबैक लेने जा रही है, जो कि चैलेंजिंग इशूज़ हैं, जो टीथिंग इशूज़ हैं, जो बेनिफिशरीज फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो PLI की स्कीम्स के बेनिफिट्स को रियलाइज नहीं कर पा रहे. तो ये सारा फीडबैक और रिव्यू मैकेनिज्म जो है वो सेटअप किया जा रहा है. अप्रॉक्सीमेटली 14 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर रिव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है इन ऑर्डर टू मेक द इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर. तो जितने भी की बेनिफिशरीज हैं इस पर्टिकुलर जितनी भी PLI स्कीम है उसके वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराई जाएंगी और डिटेल डिस्कशन होगा स्कीम इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के. इंडस्ट्री से फीडबैक लिया जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फीडबैक लिया जाएगा कि कैसे इन PLI स्कीम को और ज़्यादा अच्छा या और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्रेस रिपोर्ट. अप्रॉक्सीमेटली 2874 करोड़ का टोटल इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट अभी दे चुकी है इन PLI स्कीम के तहत. 13,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड इंसेंटिव डिसबर्समेंट होना है अप टू इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ 8,083 करोड़. 1.97 ट्रिलियन के टोटल एक्सपेक्टेड आउटगो गवर्नमेंट ने अभी तक किया है 14 PLI स्कीम के तहत. तो ये अभी तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जितना गवर्नमेंट आउटले कर चुकी है, कितना प्रॉमिस किया है, और अब फीडबैक के तहत जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे उनके सजेशंस लिए जाएंगे. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. सेंटर टू रिवाइज लॉजिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेट्स आफ्टर फार्मूला ट्वीक. तो GST कैलकुलेशन के समय जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है उस फॉर्मूले को रिवाइज करने की बात हो रही है. बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको न्यूज़ बताई है. सेंटर टू रिवाइज द लॉजिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेट. सो सेंटर इज इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स फॉर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक. जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट GDP कैलकुलेट करते समय जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक कैलकुलेट करी जाती है उसको मोर एक्यूरेटली और बहुत इंक्लूसिव मैनर में उसको कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जिस तरह से कैलकुलेट करती थी उसके फॉर्मूले को चेंज करने जा रही है बाय रिवाइजिंग द मेथडोलॉजी थ्रू विच कॉस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड टिल नाउ. And the new estimates may be lower than the current, that is 14 to 16% as per the business standard. ये business standard का speculation है और इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी है और टास्क फोर्स को अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का टाइम दिया गया है. 2 महीने के अंदर ये जो टास्क फोर्स है ये अपने फ्रेश एस्टिमेट्स को लेकर के सामने आएगी. हालांकि इनिशियल इंडिकेशंस सजेस्टेड दैट इट इज लाइकली टू बी लोअर देन द करंट एस्टिमेट. जो करंट एस्टिमेट्स है, जो करंट लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उससे जो एस्टिमेट आते हैं उससे अप्रॉक्सीमेटली लोअर ही होगी. बिजनेस स्टैंडर्ड का जो कैलकुलेशन है 14 to 16% लोअर होने का बिजनेस स्टैंडर्ड का एस्टिमेशन है. हालांकि अगर ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें तो अभी ग्लोबली ऐसा कोई एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क नहीं है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैलकुलेट करने का. हर इकोनॉमी जो है, हर कंट्री जो है वो अपने अकॉर्डिंग एक बेटर और एक्यूरेट फार्मूला ढूंढने की कोशिश करती है सो दैट इट कैन बी मोर इंक्लूसिव ब्रॉड इन टर्म्स ऑफ अ कॉस्ट कैलकुलेशन.
अब क्वेश्चन ये होता है सडनली लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेकर के क्यों गवर्नमेंट जो है फॉर्मूला रिवाइज करने, क्योंकि रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनका फोकस ये रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। जीडीपी के में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रही है उसको रिड्यूस किया जाए, जिससे कि जो वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा हो। लॉजिस्टिक कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर, मोर और लेस एक एक्सपेंडिचर होता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगी तो इकॉनमी को भी फायदा होगा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी फायदा होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगी तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, प्राइस आ रहा है मार्केट में, वो भी रिड्यूस होगा। तो अगर आप कॉस्ट पर या लॉजिस्टिक कॉस्ट पर फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव द एक्यूरेट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लॉजिस्टिक कॉस्ट। तभी आप ईयर बाय ईयर कैलकुलेट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि जो आपने एफर्ट्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्या वो एक्चुअली में आउटकम ला रहे हैं या नहीं। तो यू मस्ट हैव द एक्यूरेट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लॉजिस्टिक कॉस्ट, देन ओनली पॉलिसी मेकर कैन अंडरस्टैंड। और वो तभी वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो मेजर्स लिए गए हैं, जो इनिशिएटिव लिए गए हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, उससे सच में क्या लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। So reducing the logistic cost has been one of the very important focus area for the current government, and that is why now more accurate formula is being looked for. So this is all about the accuracy. टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए। नीति आयोग, MOSPI, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, कई सारे डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपर्ट जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बुलाए गए हैं। Focus, the government wants to reduce the logistic costs. It wants to bring the estimates on par with the developed countries around 8% of GDP. मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि 8% से कम जीडीपी कॉस्ट लगे, कम लॉजिस्टिक कॉस्ट लगे ओवरऑल जीडीपी में। अभी का जो सिनेरियो है इंडिया में वो कितना है, 14 to 16% हमारा जीडीपी का जो टोटल जीडीपी में जो टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो 14 से 16% है। गवर्नमेंट चाहती है कि डेवलप कंट्रीज जैसे कि जहाँ पर 7%, 8%, 6% है, उतना ही लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में हो। दैट इज वाई दे आर सीकिंग फॉर मोर एक्यूरेट फॉर्मूला। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6, दैट इज ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। यूएई इमर्ज 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया, एफडीआई जंप ओवर 3x इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो लास्ट ईयर इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था मई लास्ट ईयर में। और इसके बाद जो यूएई है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स बन करके सामने आए। फाइनेंशियल ईयर 23 के डेटा के अकॉर्डिंग यूएई हैज बीन द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। तो अगर लास्ट फिस्कल ईयर का एफडीआई देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि यूएई से इंडिया में आए हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2022 में यही एफडीआई जो यूएई से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था वो अप्रॉक्सीमेटली $1.03 बिलियन था 2022 में, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर के $3.35 बिलियन तक पहुंच गया है एज पर द DPIIT डेटा। DPIIT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो यूएई है 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है इंडिया में एफडीआई का। और इससे पहले कौन से कंट्रीज हैं, यानी टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं। तो अगर टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो सिंगापुर वॉज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया विद एफडीआई अप्रॉक्सीमेटली 17.2 बिलियन in financial year 23, followed by Mauritius and US. So सबसे पहले सिंगापुर, then Mauritius, then US and then UAE as per the recent data published by DPIIT. So you can see the leaderboard. Singapore is the topmost country from where we can see highest FDI in India, followed by Mauritius, US and UAE. अब देख लेते हैं short news articles from Business Standard. Smartphones break into top 5 clubs in exporters. Smartphones have made their name into the list of top 5 एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है एज पर द हार्मोनाइज सिस्टम कोड HSC कोड के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें इंडिया के जो टॉप 5 एक्सपोर्ट्स हैं, टॉप 5 कमोडिटीज हैं जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, उसकी लिस्ट में स्मार्टफोन्स ने पहली बार अपना नाम इंक्लूड कर लिया है एज पर HS कोड सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। पहले ये फाइनेंशियल ईयर 23 में कितनी रैंक पर था, 9th रैंक पर था। कमोडिटीज जो टॉप 10 कमोडिटीज़ हैं इंडिया से जो एक्सपोर्ट होती हैं, यानी हम इंडिया से बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, उसमें जो स्मार्टफोन था वो 9th नंबर पे था। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंक्रीज होकर के 5th जो कैटेगरी है, जो 5th लिस्ट है, जो 5th नंबर है उसकी लिस्ट में आ गया है।
तो और कौन से टॉप 5 कमोडिटीज़ हैं जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? तो ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल, डायमंड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर गैसोलीन, एंड ऑन 5th नंबर नाउ वी हैव स्मार्टफोन, जो कि 2022 में 9th नंबर पे था। तो और अगर हम कहें कि ये क्यों सडन हमें इंक्रीज देखने को मिला, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च करी थी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, मोबाइल सेगमेंट में सबसे पहले आफ्टर पैंडेमिक और ड्यूरेशन ऑफ पैंडेमिक, इन ऑर्डर टू प्रमोट द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, उसका जो इफेक्ट है, उसके जो मेजर्स है, उनका जो आउटकम है, वो फाइनली रियलाइज होना शुरू हो चुका है। HS कोड रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूएशन टर्म्स में देखें तो नाउ स्मार्टफोन्स कम्स इनटू टॉप 5 क्लब इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज एक्सपोर्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। असेट मोनेटाइजेशन 18% शॉर्ट ऑफ टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो सेंटर ने अप्रॉक्सीमेटली 1.32 ट्रिलियन के असेट जो है वो मोनेटाइज किए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में। टारगेट कितना रखा था? 1.62 ट्रिलियन का टारगेट बजट में रखा गया था। 1.62 ट्रिलियन के असेट मोनेटाइजेशन का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था फाइनेंशियल ईयर 23 में। इसके अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.32 ट्रिलियन का असेट मोनेटाइजेशन जो है वो सेंटर कर पाई है, यानी 18% का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। जो टोटल टारगेट था उसका 18%, 100% में 18% जो है वो गवर्नमेंट टारगेट अचीव नहीं कर पाई। अब कौन कौन से मिनिस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए? तो अगर हम बात करें रेलवे मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर और टेलीकॉम सेक्टर जो रहा वो अपने अपने जो असेट मोनेटाइजेशन के टारगेट से उनको अचीव करने में फेल रहा। ये तो रिपोर्ट कार्ड रही फाइनेंशियल ईयर 23 की। अगर 24 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए गवर्नमेंट ने कितना टारगेट रखा है? 1.79 ट्रिलियन असेट मोनेटाइजेशन का टारगेट गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए रखा है, जो कि बेसिकली नीति आयोग सेट करता है। और अगर हम पूरा पिछले कुछ सालों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, प्रोग्रेस कार्ड है, अगर वो देखें तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो NMP का जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया था उसमें से कितना अचीव हुआ है, कितना नहीं हुआ। तो जो ये ब्लू लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कितना टारगेट था, जो ब्लैक बार है ये इंडिकेट कर रहा है कितना एक्चुअल गवर्नमेंट ने मोनेटाइजेशन किया। तो हम देख सकते हैं 2022 में गवर्नमेंट ने एक्चुअल से ज़्यादा, जो टारगेट था उससे ज़्यादा अचीव किया। अप्रॉक्सीमेटली 10.77% गवर्नमेंट ने ज़्यादा टारगेट से ज़्यादा अचीव किया। 23 में 18.44% से अपना जो टारगेट था गवर्नमेंट ने वो मिस किया है। और इसी को देखते हुए 24 में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं किया गया है टारगेट में। 1.79 ट्रिलियन का टारगेट असेट मोनेटाइजेशन को लेकर के गवर्नमेंट ने रखा है। अब इसी मोनेटाइजेशन, असेट मोनेटाइजेशन के कंटेक्स्ट में एक और न्यूज़ है, उसको भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्कोर डिसइन्वेस्टमेंट प्लान मे बी डिलेड इनडेफिनेटली। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो प्लानिंग थी किसकी? कॉन्कोर स्टैंड फॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने प्लान किया था 24 में, वो फिलहाल के लिए डिले हो सकता है। क्यों डिले हो सकता है? बिकॉज ऑफ द हिट इंटर मिनिस्ट्रियल ऑब्स्टिकल्स। तो कई सारी जो मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल ऑफ 30.8% stake sale because Ministry of Railway is of view or is thinking that getting a strategic buyer can impact the railway's target of keeping logistic price in check। तो मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो 30.8 का जो टारगेट स्टेक सेल का जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, ये ठीक टारगेट नहीं है। कोई स्ट्रेटेजिक अगर डिसइन्वेस्टमेंट यानी आप स्ट्रेटेजिक पार्ट, एक लार्ज पार्ट को आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक ओनर आ जाता है तो कई सारे जो टारगेट्स रेलवे मिनिस्ट्री के हैं उसमें इंटरफेरेंस होगा। और स्पेशली लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने का जो टारगेट है, जो लॉजिस्टिक प्राइसेस को रिड्यूस करने का टारगेट है, मिनिस्ट्री उसको अचीव नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो जो नोडल मिनिस्ट्री है रेलवे मिनिस्ट्री, वो इस पर्टिकुलर स्टेक को लेकर के एग्री, स्टेक के अमाउंट को लेकर के, परसेंटेज को लेकर के एग्री नहीं है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम के भी कुछ अपने इश्यूज़ हैं। तो कई सारे इंटर मिनिस्ट्रियल इश्यूज़ को लेकर के फिलहाल के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है कॉन्कोर, उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है वो डिले हो सकता है। और इसी वजह से कई सारे प्लान जो थे वो फाइनेंशियल ईयर 23 में भी डिले हुए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो अपना टारगेट थी वो अचीव नहीं कर पाई थी डिसइन्वेस्टमेंट का, असेट मोनेटाइजेशन का। और इस बार भी गवर्नमेंट
इंपॉर्टेंट टारगेट मिस कर सकती है। 2019 में गवर्नमेंट ने कॉन्कोर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल था उसको क्लियर किया था, जहाँ पर ये ऑलरेडी क्लियरेंस हो गया था कि 30% का जो स्टेक है उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। करंटली सेंटर कितना ओन कर रही है इस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन में? सेंटर का जो स्टेक है वो 54.80% है, जिसमें से 30% जो है वो गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्ट करना चाह रही है। उसी को लेकर के रेलवे मिनिस्ट्री जो है अपना ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही, एंड दैट इज वाई दिस डिसइन्वेस्टमेंट प्लान मे बी डिलेड इनडेफिनेटली, क्योंकि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता मिनिस्ट्रीज के बीच में तब तक की गवर्नमेंट जो है वो इस डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑटो पीएलआई सेंटर कंसीडर्स पेइंग इंसेंटिव क्वार्टरली। तो अभी हमने पीएलआई के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारी पीएलआई 14 सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने पीएलआई जो है वो लॉन्च करनी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पावर, ऑटोमोबाइल, कई सारे सेक्टर्स हैं। तो अब ये जो न्यूज़ है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पीएलआई है उसके बारे में है। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद द क्वार्टरली पेमेंट मैकेनिज्म अंडर 25K करोड़ पीएलआई स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए लॉन्च करी थी। एट प्रेजेंट जो पीएलआई स्कीम है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए, उसको उसमें ईयरली इंसेंटिव्स पेमेंट होता है। जो पीएलआई के इंसेंटिव्स हैं उनको ईयरली गवर्नमेंट पे करती है। अब गवर्नमेंट फिलहाल के लिए इसको क्वार्टरली करने का प्रपोजल जो है वो कंसीडर कर रही है, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको टाइमली मैनर में इंसेंटिव्स मिल सके और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक्चुअली स्मूथ मैनर में चलती रहे। तो इसीलिए ये जो प्रपोजल है क्वार्टरली इंसेंटिव पेमेंट्स का ये कंसीडर किया जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मूडीज फ्लैग फिस्कल स्लिपेज रिस्क फॉर इंडिया। तो संडे को मूडीज ने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको 6 to 6.3% की ग्रोथ रेट से ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन किया है जून क्वार्टर के लिए, और इसके अलावा फिस्कल स्लिपेज को भी फ्लैग किया है मूडीज ने। मूडीज का कहना है कि जो गवर्नमेंट रिवेन्यू है वो वीक रहेगा, जो एंटिसिपेशन है गवर्नमेंट के उससे वीक रहेगा। इस करंट फिस्कल ईयर में जो गवर्नमेंट रिवेन्यू है वो वीक रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस वीकर देन एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिवेन्यू इंडियन इकोनॉमी मे फेस द रिस्क ऑफ फिस्कल स्लिपेज। और इसके अलावा अगर हम ये जून के क्वार्टर के लिए 6 to 6.3% का जो ये जीडीपी फोकास्ट है ये जून क्वार्टर के लिए है। हालांकि आरबीआई का फोकास्ट अगर हम देखें तो आरबीआई का फोकास्ट जो है जून क्वार्टर के लिए वो 8% का है। तो आरबीआई के फोकास्ट से कम एंटिसिपेशन किया है मूडीज ने, और इसके अलावा फिस्कल स्लिपेज को भी मूडीज ने इंडिकेट किया। व्हाट इज फिस्कल स्लिपेज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस